अब आइए हम लोग रोटेशन के, घूर्णन गति के रोटेशन के उस पार्ट में पहुंच गए हैं जो लीनियर मोशन में कोलिजन का पार्ट था। वो एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में वही कोलिजन या टक्कर वाला काम कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या सीखा था। उसमें एक ई होता था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। तो वो सब वाली जो वैल्यूज हैं वो यहाँ कैसे डिफाइन होंगे। ठीक है, और वहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हुआ करता था, है ना, रेखीय संवेग का संरक्षण हुआ करता था। यहाँ पर क्या वो वैलिड होगा, क्या वो सही होगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं या कैसे लगाएंगे, ये सब बातें इस टॉपिक पे सीखेंगे। ठीक है, ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छड़ी है, छड़ी को यहाँ पे आपने हिंज कर रखा है, ये फिक्स एक्सिस का काम चल रहा है। ठीक है, ये एक्सिस फिक्स है, अक्ष जो है वो फिक्स है, वो स्थिर है। अच्छा, यहाँ पर एक गेंद आपने लाया, है ना, ये m है तो इसको ले लेते हैं, इसको भी m ही ले लेते हैं, चलो आसानी के लिए। और ये इधर u वेग से ऐसे आकर, u वेलोसिटी से आकर इसको मारता है, हिट करता है यहाँ पर। ठीक, तो टकराने के बाद इसमें क्या क्या होगा ये सब हमें देखना है। तो देखिए जैसे टक्कर होता है ड्यूरिंग कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है, टक्कर के पहले, बिफोर कोलिजन मतलब टक्कर के पहले, और टक्कर के दौरान क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ये सारे सिस्टम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए टक्कर के दौरान क्या हुआ, ये जो गेंद है इसको मैं अलग अलग बना देता हूँ। गेंद यहाँ है ना, और ये यहाँ पर है। तो जैसे इससे ये टकराता है वैसे ही ये जो छड़ी है वो इस गेंद को इस दिशा में एक बल लगाएगी, है ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और वही बल इसमें रिएक्शन से इधर मिलेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे। ठीक, तो दोनों का परिमाण, मैग्नीट्यूड समान होगा, दिशा विपरीत होगी। तो ये बिल्कुल एक्शन रिएक्शन वाला हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें एक कोणीय वेग आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और टक्कर के बाद की बात है, टक्कर के बाद में यहाँ पे बना देता हूँ, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान। ठीक है, तो इस बल के कारण इसके वेग में गति होगी, इसका जो वेग है ये बदलाव जाएगा, और इस बल के कारण ये फिर घूमने लगेगा, घूर्णन गति आएगा, क्योंकि उसके कारण एक टॉर्क आने वाला है, बल घूर्ण आने वाला है। तो आफ्टर कोलिजन में बना लेता हूं यहाँ पर, आफ्टर कोलिजन ऐसे। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन इसमें ओमेगा आएगा, ओमेगा, हाँ, और इसमें क्या आएगा, यहाँ पर इसमें v डैश आ जाएगा, या इसको लिख लो v लिख लेते हैं, चलो, ये u है, ये v हो गया। ठीक है, तो बताना है कि v का मान क्या होगा, है ना, फाइंड v एंड ओमेगा। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज मुझे देना पड़ेगा कि कोलिजन किस प्रकार का है। ठीक, तो कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है ना, मतलब e का मान 1 दिया गया है ना, ये गिवन है, E1 है। तो आप इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम ले लूँ तो क्या नेट फोर्स 0 हो गया, इस दिशा में, इस दिशा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक mg भी लग रहा होगा ऐसे, पर इस दिशा में क्या नेट फोर्स 0 हो गया, आंसर इज नो। फिर आप बोलते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, तो नहीं, गलत हो जाएगा। तो P ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। क्यों नहीं कंजर्व हो रहा है ना, रेखीय संवेग का संरक्षण नहीं कर सकते, संरक्षण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, नेट फोर्स तो 0 हो रहा है, आपको आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, नहीं कर सकते। कारण समझिए, केवल यही बल नहीं आएगा, जैसे ही ये टक्कर होगा यहां पर भी बल आएगा, और उस बल को क्या बोलेंगे, हिंज रिएक्शन, है ना, यहाँ पे हिंज रिएक्शन भी आएगा। तो जैसे इसको मारेगा, है ना,
जैसे ही इसको मारेगा वैसे ही ये ऐसे घूमेगा, ये इधर ऐसे घूमना चाहेगा, उसको वो रोक कर इधर बल लगा रखेगा, तो एक बल यहाँ आ जाएगा RH, और हो सकता है RV भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये हो गई एक बार। तो एक हिंज रिएक्शन यहाँ पर आएगा, एक हिंज रिएक्शन यहाँ भी आ सकता है। तो अब अगर इन दोनों को सिस्टम लोगे तो ये फोर्स सिस्टम में रहेगा, तो ये फोर्स नॉन जीरो हो गया, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हुआ। इसीलिए आप बोलोगे कि पी सिस्टम नॉट कंजर्व, क्यों? बिकॉज हिंज रिएक्शन फोर्स इज नॉट जीरो। ठीक है ना? तो जब पूरे सिस्टम को ले लोगे, इन दोनों को एक सिस्टम ले लोगे, तो हिंज रिएक्शन जीरो नहीं हो रहा है, इसीलिए लीनियर मोमेंटम का संरक्षण, है ना, रेखीय संवेग का संरक्षण नहीं कर सकते आप, कंजर्वेशन नहीं कर सकते। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नॉट वैलिड। जब तक हिंज किया रहेगा आप इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, अच्छा, तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? हाँ, अगर आप इसके अबाउट देखो तो नेट टॉर्क इसका तो जीरो हो गया, और इन दोनों का सिस्टम ले लिए हो तो वो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो L अबाउट हिंज इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब वो क्या होगा देखिए, L हिंज के अबाउट ले रहे हो, अबाउट हिंज, इसके अबाउट देखिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका होगा, ये तो चल ही नहीं रहा, और ये फाइनल है, है ना। इसके अबाउट ले रहे हो तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, तो सीधा लिख सकते हो MUL। ठीक है, तो इनिशियल बराबर फाइनल, तो इनिशियल क्या होगा, MUL 0 इक्वल्स टू देखिए जरा, ये आप फाइनल है ना, फाइनली देखिए जरा, इसके अबाउट जब आप देखेंगे इसके अबाउट, तो इसके अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम होगी, इसकी भी होगी, पर इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, MVL, इसी डायरेक्शन में होगा, तो MVL, और इसकी भी दिशा ऐसे ही आ रही है, देखो एंगुलर मोमेंटम इसी दिशा में हो रही है, तो छड़ का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, I ओमेगा लिखते हैं। तो I ओमेगा जब आप लिखेंगे तो I का मान क्या हो जाएगा, mL/3 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आप ओमेगा और V दोनों अननोन है, तो एक इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा, ये पहली समीकरण हुई, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको दूसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन किसकी लोगे? दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास दो बातें हैं, या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्योंकि E बराबर 1 है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो आप काइनेटिक एनर्जी ही सीधा कंजर्व कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो इनिशियल क्या होगा, ½ MU², और वो चल ही नहीं रहा था, इसका क्या होगा फाइनली, इसका हो जाएगा ½ MV², और इसका क्या होगा, इसके अबाउट ½ I⍵², तो I क्या होगा, mL/3 इंटू ω²। ठीक है, ये दूसरी समीकरण हो गई। पर मैं बोलूंगा कि ये नहीं लगाने के लिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करना, और हो सकता है कभी कभी E का वैल्यू 0.5 हो, तब तो ये नहीं लगेगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लगाओ, मैंने लिख तो दिया, पर ये सिर्फ इसके लिए सही है, और यहाँ बहुत मेहनत वाला काम है। मैं बोलूँगा ये लिखो E, है ना। तो देखिए यहाँ पे E का मान 1 है, यानी कि प्रत्यावस्था गुणांक जो होता है, प्रत्यावस्था गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी परिभाषा किस दिशा में होता है, किधर लेते हैं। तो आपको मैंने 2D मोशन में बताया था, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दो बताया था, है ना। तो देखिए LOI और LOM, तो हमेशा ये जिस दिशा में ये चल रहे हैं ना, उसी दिशा में E को परिभाषित करोगे, तो E की परिभाषा इधर होगी। तो बताइए इसकी वेग क्या है, इसकी वेग है ω L,
इसका वेग क्या है v, इसका वेग अभी क्या है 0, इसका वेग 0 है, ठीक है। तो इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो u2 बराबर 0, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो E इक्वल्स टू 1 है, E इक्वल्स टू 1, और E की भाषा किधर किधर होता है, अलोंग लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब जिधर ये पार्टिकल मूव कर रहा था ना, ऐसे जा रहा था जिधर वो मारेगा, वो खैर ये दोनों की दिशा तो एक ही है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि देखो फोर्स भी इधर लग रहा है और ये मोशन भी इधर ही है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड along line of इम्पैक्ट को ही ले लो, क्योंकि 2D में मैंने क्या बताया था, मान लीजिए इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो हमेशा इस दिशा में E को डिफाइन करते हैं, तो जिधर उसको बल लगेगा उधर ही आप परिभाषित करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो E की भाषा कैसे होती है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही होता है। तो v2 इसको मैंने माना है, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो u1 माइनस u2 बराबर 1। तो इसको आप यूज करो, ये दूसरी इक्वेशन इसी को बनाओ, इसको मत बनाया करो, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो यही दो काम करना है आपको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है और E का भाषा इसमें लगा देना है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें E मैंने 1 लिया, अब नेक्स्ट लूंगा जिसमें E 0 लूंगा, उसको मैंने चिपका दिया है ना, मान लीजिए इधर आया और आके इस पर चिपक गया, तो ये साथ साथ घूमने लगेंगे, तो वही सवाल अगला करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही छड़ी है, ठीक है, लेकिन इस बार छड़ी पे जो आप गेंद मार रहे हैं वो गेंद आकर इसमें चिपक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं m द्रव्यमान ले लेता हूँ और इधर u ले लेता हूँ, इस बार इसको 2m ले लेता हूँ और ये l हो गया, ठीक। तो सवाल ये है कि जब इसमें टक्कर के बाद अगर ये इस पर चिपक जाती है, तो बताया कोलिजन के बाद इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, है ना। ये इस पर चिपक चुका है यहाँ पर, तो कोलिजन के बाद क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, ये बताएं, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बताइए क्या P सिस्टम का कंजर्व रहेगा, नहीं, नॉट कंजर्व। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंज रिएक्शन आ जाएगा, कोलिजन के बाद यहाँ पे हिंज फोर्स आ जाएगा, है ना। तो ये हिंज फोर्स इस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होने के कारण, नहीं होने के कारण, नेट फोर्स सिस्टम जीरो का नहीं होने के कारण लिनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर सकते हो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अबाउट एक ही जगह करना होगा, अबाउट हिंज, और कहीं नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं और जाओगे तो नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, यहीं पर नेट टॉर्क जीरो होगा, हिंज के अबाउट ही नेट टॉर्क जीरो होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे आप, इसका लिखेंगे m/u/l, और ये तो चल ही नहीं रहा तो ये जीरो हो गया। अब क्या हुआ, बाद में ये एक सिस्टम बन गया और वो घूम रहा है, तो क्यों ना मैं इसको भी इसी का मोमेंटम इनर्शिया पे अंदर फिट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा m/r/l², ये हो गया उसका मोमेंटम इनर्शिया, और इसका मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा 2m 1/3 2ml², है ना। तो ml²/3 होता है यहाँ पर, तो m की वैल्यू 2m है, तो 2ml²/3, और ये पूरा कितने से घूमेगा, ओमेगा से घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे इसको, ठीक। एक सवाल और करते हैं, ठीक है। इस बार E की वैल्यू मैं ले लूंगा डिफरेंट, इसमें E की वैल्यू तो जीरो है एक तरह से, है ना। तो अब मैं कुछ ले लूंगा E का कोई प्रत्यावस्था गुणांक का जो मान है वो कुछ और ले लूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो सकता है 1/4 1/2 कुछ भी ले लूंगा, और तब आपको मैं बोलूंगा कि अब उसको सॉल्व कीजिए, ठीक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं
उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन को डिफरेंट लेवल में ले जाया जाए, जैसे वो बोलें कि इधर से गेंद आ रही है, ये इसमें लगता है, इसमें वो चिपक जाता है, तो बताइए कितनी अधिकतम ऊंचाई जाएगी, है ना, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी जाएगी यहाँ तक, ऐसे पूछा जाए तो आप फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। जब ये हाइट पूछा जाएगा तो बताइए एच मैक्स कितना होगा, ये मान लीजिए सवाल पूछ दिया जाए, ये साथ में है, ये चिपका हुआ है ऐसे, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, फिर बाद में एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। शुरू और आखिरी में नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब कोलिजन होता है उस समय ऊर्जा का नुकसान हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है ना। तो वही वाली बात हो गई, जैसे एक बुलेट आ रही है ना, गोली आ रहा है, किसी ब्लॉक के अंदर वो घुस जाता है, फिर वो आगे चल पड़ता है, तो पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस में जाके वो रुक जाएगा अगर फ्रिक्शन है तो, या आपसे वो स्प्रिंग वाला पूछा जाता है। ये सब याद आ रहा है आपको? ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था, इधर से गोली आकर इसके अंदर घुस जाती है, तो बताइए कि कितना मैक्सिमम कितना हो अंदर स्प्रिंग को दबाएगा। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन के बाद करते हैं, पहले नहीं करते, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो इसके बाद आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आपने ओमेगा निकाल लिया, अब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लेना होगा, या तो इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल लीजिए, और वो सेंटर ऑफ मास देखिए कितना ऊपर गया, वहीं से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो भी चीज़ें हमने लीनियर में पढ़ रखा है सब एंगुलर में लग जाता है, सिर्फ तरीका अलग हो जाता है, बाकी सारा कंसेप्ट वैसा ही है, ठीक। इसमें भी कोलिजन का कंसेप्ट आएगा। तो कोलिजन में ई की जो परिभाषा है वो कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के दिशा में होती है ना। और कोलिजन के बाद एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, क्योंकि कोलिजन के दौरान, टक्कर के दौरान ऊर्जा का लॉस होता है, नुकसान होता है, ठीक। चलिए, तो ये सब बेसिक बातें मैंने वहीं से कोट किया है, इसलिए अगर आप भूल गए हो तो आप पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हो, मैंने उसमें पढ़ा रखा है, ठीक है, या अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो आप अगर आप पहले पढ़ रखे हो तो, ओके। चलिए अगला सवाल इस टॉपिक पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या दिया है कि एक 2m द्रव्यमान का एक वस्तु है जो कि एक छड़ी जिसका मास m है और लंबाई 5a है, ठीक है, लंबाई इसकी क्या है 5a। ये इस बार टेबल पे रखा हुआ है ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब mg वाला जो पार्ट है उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो v वेलोसिटी से इसके तरफ बढ़ता है, v से, ठीक। जब ये इस पे टकराएगा तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी बताइए यदि प्रत्यावस्था गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 1/4, ठीक है। ये है, अगर E इक्वल्स टू 1/4 है तो आपको बताना है कि टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसको P ले लेते हैं, और जहाँ वो मार रहा है या इसकी ओमेगा बताइए, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ P एंड ओमेगा बताइए या वेलोसिटी ऑफ Q, कोई भी एक चीज़ बताइए, एंड ओमेगा, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो टक्कर के बाद दोनों का वेग बताना है आपको, है ना, वेलोसिटी मतलब वेग किसका बताना है, P का बताना है, और इस जगह को मान लेते हैं Q, इसको Q मान लेते हैं, Q पर वो मार रहा है। तो ये सब कुछ दिया गया है, ठीक। तो कैसे हल करें इसको, कैसे सॉल्व करें बताइए। क्या यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? क्या रेखीय संवेग का संरक्षण सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंज रिएक्शन आ जाएगा, और हिंज रिएक्शन के कारण यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगी। लेकिन उसी हिंज रिएक्शन का टॉर्क इसी के अबाउट 0 हो जाएगा, तो फिर इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 हो जाता है। तो इसको लिख लेते हैं h, इसको क्या लिखेंगे h,
है ना, h लिख लेते हैं। तो h के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क अबाउट h इज 0, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण वहाँ पर 0 है, जिसके कारण आप कोणीय संवेग का संरक्षण कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो किस प्रकार की किया जाए, तो देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो केवल इसी की होगी। क्या लिखोगे, 2mv इंटू 2a, ये होगी, ठीक। और उस समय ये घूम नहीं रहा है तो 0 हो गया, इक्वल्स टू फाइनल कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ चित्र इसका ऐसे, ठीक है, यहाँ पर इस जगह से आ रहा है ऐसे, है ना। इसकी वेलोसिटी vq लिख लेता हूँ मैं, हाँ, और इसकी वेलोसिटी vp हो गया, ठीक है। अब vq का मान क्या होगा, अगर ये घूमने लगा ओमेगा तो इसका मान हो जाएगा ओमेगा इंटू यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2a है, तो ओमेगा इंटू 2a। ये समझ आया आपको, ठीक है। तो अब आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, ये 2m है और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक अभी भी क्या है, 2a है, तो आप लिखेंगे 2m vp निकालना है ना, इंटू 2m vp इंटू 2a प्लस, अब ये घूम रहा है कंप्लीट, तो आप लिखेंगे ip इंटू ओमेगा, और ip नहीं ih इंटू ओमेगा, है ना। h के अबाउट जो i होगा वो इंटू ओमेगा होगा। अब ih का मान कैसे लिखोगे, तो इसके अबाउट आपको लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट कैसे लिखोगे, पहले सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाइए। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये 5 है तो 5 के आधे पे होगा, यानी कि 2.5, तो यहाँ से 2.5 होगा, है ना, समझ में आ रहा है, 2.5 होगा, तो यहाँ से 2.5 में 1 हटा दो तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो जाएगा, है ना, 1.5 ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1.5, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ मास 1.5, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m d स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट I क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग करो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग करो तो क्या लिखोगे, m इंटू 1.5 को क्या लिखोगे, 3/2 a स्क्वायर, है ना। तो बताइए कि कितना है, ये आ गया 25 और ये आ गया 9, है ना, तो 25/12 प्लस 9/4, इसमें से मैंने ma स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो ये 27 और 25 52/12 ma स्क्वायर, ठीक। इसको यहाँ पे लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो गया 2 × 2 4, इसको पूरा ही लिख लो, 4 mva इक्वल्स टू, इसको लिखो तो 4 mvp इंटू a, ठीक है, प्लस IH क्या हो जाएगा 52/12, इसको छोटा किया जा सकता है ना, छोटा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 26/6, है ना, 2 बार में। उसके बाद और कर लो, 2 बार में 3, 2 बार में 13,
तो 13/3 ma²। तो यहाँ लिख लेते हैं, फिर से मैंने हटा दिया उसको, 13/3 ma² इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो 2 अननोन हो गए। इक्वेशन अभी तक आपने एक ही बनाई है, तो यहाँ से कैसे हल करोगे? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे। इक्वेशन 2 मैंने आपको सिखा रखा है क्या बनाते हैं, प्रत्यावस्था गुणांक का जो मान है वो डाल देते हैं। सही है, तो इस पे लगाइए, E बराबर 1/4। ठीक, तो E का मान क्या होगा? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो V2 माइनस V1 क्या होगा? VQ माइनस VP बाय U1 माइनस U2, ये होगा। ठीक है, तो VQ क्या हो गया? 2 ओमेगा A, है ना, तो 2 ओमेगा A माइनस VP कितना है? V, सॉरी ये VP निकालना है, बाई V बराबर 1/4। तो देखिए एक समीकरण आप यहाँ से बैठा लेंगे, एक समीकरण यहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए ओमेगा A का मान यहाँ से डाल लीजिए, क्या आएगा? ये आ जाएगा ओमेगा A, ये इसके साथ गुणा हो गया जाकर V/4, फिर इधर जाके जोड़ हो जाएगा VP। यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ओमेगा A का मान आ गया, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो ओमेगा A यहाँ से डाल देंगे, और सुन लीजिए A को कम कर लेते हैं, आइए A, इसको आपने कम कर लिया, तो ओमेगा A की वैल्यू यहाँ से डालकर VP और V के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? तो ऐसे करना होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और इसके पहले वाले जो भी मैंने कराए, उसमें मैंने क्या सिखाया कि कोलिजन में हम काम कैसे करते हैं, हिंज रिएक्शन यहाँ पे किस प्रकार आता है, और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनका संरक्षण हो सकता है और किनका नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना होता है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वहाँ पर भी कोलिजन के बाद हमने एंगुलर, कोलिजन के बाद वहाँ पे हमने इम्पल्स पढ़ा था, है ना, इम्पल्सिव केस। यहाँ भी इम्पल्स के बारे में बात होगी, आवेग के बारे में बात होगी, है ना। तो आवेग के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, अब कोणीय आवेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, तो अगला टॉपिक है एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स मतलब कोणीय आवेग। कोणीय आवेग किसी भी दिए गए समय अंतराल में बल आघूर्ण का कोणीय आवेग क्या होगा, ये समझते हैं। मैं बल आघूर्ण क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि रेखीय आवेग जो हमने पढ़ा था वो बल के कारण पढ़ा था, तो फिर कोणीय आवेग जो होगा वो बल आघूर्ण के कारण होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगुलर इम्पल्स बराबर इंटीग्रेशन टाउ dt, ये लिखेंगे। ठीक है, ये होगा परिभाषा के अनुसार, इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, जैसे रेखीय जो होता है, रेखीय आवेग F dt, वो क्या निकल के आता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही आता है। उसी प्रकार आप यहाँ भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन टाउ dt बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि dl/dt क्या होता है? dl/dt होता है टॉर्क, तो फिर dl क्या होगा? टॉर्क dt। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा L, मतलब एंगुलर मोमेंटम में परिवर्तन कितना होगा। ठीक, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय आवेग, कोणीय संवेग में जो परिवर्तन होगा वो बल आघूर्ण का जो आवेग आएगा उसके बराबर होगा।
बिल्कुल वैसा ही बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अगर आपको ये जे से, मैंने आपको बताया था कि इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं एंगुलर कर रहा हूँ तो जे। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। एंगुलर, ठीक है ना, ऐसे मैंने किया। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों में आप बोल सकते हैं कि जे एंगुलर किसके बराबर हो सकता है? आर क्रॉस जे के बराबर होगा, ठीक है ना। ये कहाँ से कर रहा हूँ मैं? ये मैं इन दोनों को मिला के कर रहा हूँ, समझ में आया? इसको अगर आर क्रॉस पी करोगे तो वो एल हो जाएगा, तो इधर आर क्रॉस एफ करोगे तो ये टाउ हो जाएगा। इसका मतलब आर क्रॉस जे करेंगे तो जे एंगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो इसको आइए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सवाल में। मान लीजिए कि कोई भी एक, तो यहाँ पर एक छड़ी है और इसमें यहाँ से एक थीटा कोण पर आपने आवेग लगाया, इम्पल्स लगाया। इस बार बल नहीं लगाया आपने, क्या लगाया? इम्पल्स, आवेग, ठीक है। यहाँ से थीटा है, ये एम है, ये एल है। तो बताना है एकदम से जब ये झटके से मारेगा, इसको झटके से, उस समय इसकी कोणीय आवेग क्या हो, कोणीय वेग क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक। इस बार आप ये नहीं लगा सकते कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, इसमें आवेगी है, इम्पल्सिव है ये, है ना। तो इम्पल्स वाला काम करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे करें? आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो आर क्रॉस जे। तो आर क्रॉस जे से हमने क्या सीखा है? आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, इनमें हमने क्या सीखा है? या तो आप इसके दो घटक ले लीजिए, दो कॉम्पोनेंट ले लीजिए और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर इसको जे को आगे प्रोड्यूस कीजिए और वहाँ से लंबवत दूरी ले लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन एनी केस आप क्या करते हैं? इसके क्रॉस प्रोडक्ट को ही सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉम्पोनेंट वाला पार्ट ले लेता हूँ, तो ये आसान पड़ेगा मुझे। तो ये बन जाएगा जे कॉस थीटा। तो जे कॉस थीटा का यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एल। तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? जे कॉस थीटा इंटू एल। ये क्या बन गया? एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली वो 0 था, फाइनली ओमेगा ले लिया, तो क्या बन जाएगा? आई ओमेगा माइनस 0। तो आपको एंगुलर मोमेंटम लिखने तो आता ही है, उसको आप इसको यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। तो ओमेगा का मान ज्ञात करना था, तो जे कॉस थीटा इंटू एल इक्वल्स टू आई कितना है? ml²/3 इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ से एल एल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3j cos थीटा बाई ml इक्वल्स टू ओमेगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप दूसरे ढंग से भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने ये इन दोनों को देखकर ही ऐसा बना दिया है। इसको आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते थे। कैसे? इस तरीके से कर सकते थे, मेथड 2। ऑल्दो ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो इम्पल्स है, इसके कारण फोर्स क्या आया होगा? फोर्स सोचे तो आप लिखेंगे जे को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी का मान जे दिया हुआ। अब आपको टॉर्क का चाहिए टाउ डी टी, तो इसको क्या लिखेंगे? एंगुलर इज इंटीग्रेशन टाउ डी टी। अच्छा, इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? टॉर्क बताइए। तो इस फोर्स का टॉर्क होगा एफ कॉस थीटा इंटू एल, यही तो होगा। मान लीजिए एफ है तो एफ कॉस थीटा इंटू एल होगा, इंटू डी टी का इंटीग्रेशन।
अब इंटीग्रेशन एफ डी टी का मान तो आपने निकाल रखा है यहाँ से, वो कितना है, जे है ना, जे है। तो आप लिखेंगे जे कॉस थीटा इंटू एल, यही हो गया एंगुलर इम्पल्स। देखो फिर इसको किसके बराबर लिख दोगे, एंगुलर इम्पल्स के जगह लिख दोगे डेल्टा एल बराबर जे कॉस थीटा इंटू एल। तो देखो यही चीज़ तो मैं लिखा था, डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया था डायरेक्ट। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअली में मैं वही काम करके ये चीज़ बना दिया कि लीनियर और एंगुलर के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है, ये एक पुली है या एक घिरनी है ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ एक रस्सी है जिसकी लंबाई L है। इसमें m मास का एक ब्लॉक है जिसको बांध के रखा गया है, और इसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है, इसको रिलीज कर दिया जाता है ना, इसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद ये क्या होगा, नीचे जाएगा, और वो कितनी दूरी तय करने वाला है L, क्योंकि जब रस्सी टाइट होगी तब तक ये गिरता रहेगा। जैसे ही एकदम से वो रस्सी टाइट होती है तो टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, और वो तनाव कैसी होगी, आवेगीय होगी, इम्पल्सिव होगी। तो इम्पल्सिव टेंशन आते ही ये भी घूमने लगेगा और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो दोनों का मान आपको ज्ञात करना है कि जब रस्सी टाइट होती है तब ओमेगा और वी का मान ज्ञात कीजिए। समझ आ गया सवाल, कैसे करेंगे देखिए। जब ये मतलब टाइट होने वाला था उस समय वेग क्या है, u क्या है, u का मान है √2gl, ये u है, ठीक है ना, और ये है m। अब यहाँ पे टेंशन आ जाएगा t, और इधर आ जाएगा ऐसे v, है ना। तो अब इसमें लीनियर जो रेखीय आवेग है उसका संवेग के साथ जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करूँगा मैं। तो इस दिशा में पॉजिटिव ले लीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -t dt इक्वल्स टू फाइनल mv इनिशियल mu। समझ आया क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन एफ डी टी बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही टेंशन आएगा तो टेंशन इम्पल्सिव हो जाएगा, लेकिन इसका जो mg है वो नॉन इम्पल्सिव रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे mg नहीं दिखाया, है ना। mg क्या हो रहा है, नॉन इम्पल्सिव। ये सब मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में सिखा रखा है, भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लो। तो mg नॉन इम्पल्सिव के कारण उसका जो इम्पल्स है वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, उसको हमने नहीं यूज़ किया है। समझ में आ ही रहा होगा आपको, टेंशन इम्पल्सिव है इसीलिए इसको मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही झटका लगता है वैसे ही इसमें ओमेगा आ जाता है, ठीक। अब ओमेगा आने से क्या होगा, अब ओमेगा आने से इसके कारण टॉर्क आएगा, इस टॉर्क के कारण यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आएगी। समझ में आया। तो इसके अबाउट आप लोगे, देखो यहाँ पे जैसे ही झटका आएगा ना तो यहाँ पे हिंज फोर्स भी आएगा, हिंज रिएक्शन भी आएगा, पर इनके कारण टॉर्क नहीं लेने वाले। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसका टॉर्क इसके अबाउट 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, अब सुनो, इसके कारण टॉर्क क्या आएगा, TR dt, है ना। इसी दिशा में उसका टॉर्क है जिस दिशा में ओमेगा है, तो प्लस होगा, ये प्लस हो गया, बराबर I ओमेगा। फाइनल इनिशियल 0 था, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टाउ dt का इंटीग्रेशन बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो समझ में आ गया मैं क्या लिख रहा था। अब सुनिए, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ओमेगा और v दो अननोन है, पर टेंशन भी अननोन है, 3 अननोन हो गया। तो एक और चाहिए होगा आपको समीकरण इसको हल करने के लिए। तो देखिए, जैसे ही रस्सी टाइट होगी वैसे ही यहाँ बना देता हूँ, रस्सी जब टाइट हो जाएगी तो इसका जो वेग होगा और इसका जो कोणीय वेग होगा, ये वाला,
इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, क्योंकि ये अब टाइट हो गया ना, अब इसके साथ चलने वाला है, तो साथ चलने वाला है तो यहाँ पर ओमेगा आर होगा, और ये वाली रस्सी वी है तो फिर इसकी वेलोसिटी वी होगी। तो अब क्या लिखेंगे, ओमेगा आर बराबर वी, तो ओमेगा बराबर वी बाई आर, उसको अब यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आर को उधर ले जाइए, तो इंटीग्रेशन टी डी टी बराबर आई ओमेगा, ओमेगा क्या होगा वी बाई आर, और एक आर नीचे आके डिवाइड हो गया आर स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस टी डी टी बराबर एम वी माइनस एम यू, यू का मान यहाँ से रख देना √2 GL, ठीक। अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, या इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो इस माइनस को यहाँ ले जाओगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं फाइनली लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा एम यू माइनस एम वी बराबर आई ओमेगा, है ना। ओमेगा का मान क्या है, वी बाई आर, तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। अब इसको करने का मैं मेथड 2 बताता हूँ आपको, वही मेथड जो मैंने आपको उस चैप्टर में सिखाया था इम्पल्सिव वाले केस में, कि आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अगर पूरे निकाय में रेखीय संवेग, रेखीय आवेग 0 हो जाए। उसी तरह से पूरे निकाय में यदि कोणीय आवेग 0 हो जाए तो फिर आप कोणीय संवेग का संरक्षण कर सकते हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर पूरे सिस्टम में नेट एंगुलर इंपल्स 0 हो जाए तो आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसी सिस्टम को लूं तो ये मेरा इनिशियल है, यहाँ पे जब वेलोसिटी आने वाला है उस समय इनिशियल है यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर हिंज रिएक्शन आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर आप लेते हो इसके अबाउट, तो इसके अबाउट यहाँ पर भी टेंशन आ रहा है ऐसे T, और यहाँ पे भी टेंशन आ रहा है ऐसे T, तो दोनों का जो टॉर्क आ रहा है वो ऑपोजिट आ रहा है, तो ये दोनों इंटरनल हो गए, खत्म। mg लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये नॉन इम्पल्सिव है, इसका भी mg जो है वो नॉन इम्पल्सिव होगा, ये इम्पल्सिव हो जाएगा हिंज रिएक्शन। लेकिन आप इसी के अबाउट ले रहे हो तो उसके कारण टॉर्क 0 हो गया, है ना। तो ये हिंज रिएक्शन का टॉर्क इसके अबाउट 0 हो जाएगा, इसके कारण कोई भी एंगुलर इंपल्स पैदा नहीं होगा इस बल के कारण, इसीलिए आप हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हिंज के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, इनिशियल इसकी होगी केवल, ऐसे गिर रहा है तो क्या लिखोगे एम यू आर, ठीक। और फाइनल, और ये उस समय चल ही नहीं रहा था वो 0 बराबर, फाइनली क्या होगा, इसकी भी होगी इसकी भी होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे एम वी आर प्लस, इसके कारण क्या होगा आई ओमेगा। बस सॉल्व कर लीजिए। क्या ये डायरेक्ट आ गया है, चेक कर लेते हैं। एम और आर को जाके डिवाइड कर दो, तो ले आओ इसको इधर, तो क्या आ जाएगा एम यू माइनस एम वी बराबर आई वी बाई आर स्क्वायर। ये देखो डायरेक्ट आ गया, है ना, बिल्कुल आसान हो गया। तो ये तभी लगाओगे जब किसी भी एक ऐसा पॉइंट ले लो जहाँ पे कोई भी इम्पल्सिव टॉर्क नहीं आएगा, कोई भी इम्पल्स वाला जो एंगुलर वाला पार्ट भी है वो भी नहीं आएगा, इम्पल्सिव टॉर्क भी 0 हो जाए। तो जब इम्पल्सिव टॉर्क 0 हो जाएगा तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो पूछा जाए क्या ये कंजर्वेशन वैलिड है, नहीं, वैसे कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, पर मैंने ऐसा सिस्टम ले लिया है जिसमें मैंने ये वाले टर्म को कैंसिल कर दिया, एक माइनस और एक प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए,
पर कंजर्वेशन अभी भी वैलिड नहीं है क्योंकि टेंशन जो है वो इम्पल्सिव है, इसीलिए। ठीक है, किसके अबाउट देखना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा और फील आएगा कि कंजर्वेशन वाला काम क्या हर बार लगा सकते हैं। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, एक घूमता हुआ एक डिस्क है, उसको एक ऐसे डिस्क के सामने ला रहे हैं जो बिल्कुल रेस्ट पे रखा हुआ था, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, एक्सिस फिक्स है, ठीक है, ये 0 था रेस्ट पर, इसका ओमेगा 0 है, इसका मास है m2 और रेडियस है r2, दोनों ही डिस्क है, ये है डिस्क 2 ले लो और ये डिस्क 1, ठीक। तो ये घूमता हुआ चीज को इसके पास लेके जाते हैं। मान लीजिए एक ऐसे किसी लोहे पर ऐसे घूम रहा है या एक कोई तल है उस पर घूम रहा है और उस तल को लेके जा रहा है, ठीक है ना। ये घूमता हुआ चल नहीं रहा है, पर जिस पर आपने फिक्स कर रखा है ना इसको, उसी को आप लेके गए, किसी भी तरीके से समझ सकते हो। तो जब ये इससे टच होगा तब क्या होगा, समझिए इस बात को। तो जब ये इसको छुएगा, दोनों ऐसे एक दूसरे को ऐसे छुएंगे, तो यहां पर फ्रिक्शन जो है वो है, फ्रिक्शन दिया गया है ना, म्यू जो है वो 0 नहीं है, दोनों में घर्षण है। तो क्या होने वाला है, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो ये घूमता हुआ ये इसको जाके मारेगा ऐसे, ठीक, और ये फिर इधर घूमना चालू करेगा, तो दोनों ही घूमने लगेंगे ऐसे। तो पर फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग को रोकेगा। दोनों के बीच में पहले स्लिपिंग होगा, पूरा पूरा घूमेगा, बहुत तेज आवाज भी आएगी। तो सोचो 1 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, 1 पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, क्यों, इसकी वेलोसिटी आगे है, उसको रोकना चाहेगा वो। और 2 पे इसका रिएक्शन लगेगा इधर ऐसे, तो फ्रिक्शन लिख देता हूं मैं ऐसे, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी अभी ये, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं F। अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि ओमेगा है, ओमेगा नॉट, तो इसकी वेलोसिटी है इधर, और इसकी वेलोसिटी इसमें इधर आने लगेगी धीरे धीरे। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है ये इसके ओमेगा को कम करेगा, और ये वाला जो फ्रिक्शन है ये इसके ओमेगा को बढ़ाएगा। देखो ध्यान से कैसे, इस दिशा में ओमेगा है, पर टॉर्क, इस फ्रिक्शन का टॉर्क विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। फ्रिक्शन का टॉर्क बाहर की ओर है, ओमेगा अंदर की ओर है। या इसको देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है जबकि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का मान कम होने लगेगा और इसकी वैल्यू ओमेगा जो है वो बढ़ने लगेगी, है ना। ये ऐसे था, बिल्कुल 0 था, फिर ये बढ़ने लगेगा। तो एक समय में दोनों का स्लिपिंग कब रुकेगा ये बताओ। अभी इसमें स्लिपिंग होने लग गया, घिस रहा है, तो स्लिपिंग कब रुकेगा ये बताओ। जब दोनों की ओमेगा सेम हो जाएगी तब, या कुछ और। कॉमन सा मिस्टेक है, बच्चे यही सोचते हैं जब दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा तो स्लिपिंग बंद हो जाएगी। नहीं, जो पॉइंट कांटेक्ट में है ना, वो जो कांटेक्ट में है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो कांटेक्ट का पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए, ना कि एंगुलर वेलोसिटी सेम होना चाहिए। समझ में आया? तो इसको समझिए कि स्लिपिंग कब होगी, स्लिपिंग स्टॉप्स कब, जब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या है,
इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी है ओमेगा 1 r1 और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या है ओमेगा 2 r2। तो जब इन दोनों के पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तब स्लिपिंग रुक जाएगा। तो स्लिपिंग स्टॉप्स व्हेन ओमेगा 1 r1 बराबर ओमेगा 2 r2। तो सवाल यही है कि बताइए फाइंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ठीक है, तो जब स्लिपिंग बंद हो गया तब बताना है आपको कि दोनों की ओमेगा क्या होगी, है ना। ये रेस्ट पे था, मान लीजिए ये भी घूम रहा होता और तब आप टच करते तो दोनों का जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगा और दूसरे वाले का फ्रिक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में लगेगा। समझना ध्यान से, मान लीजिए इसका ओमेगा ज्यादा होता है, इसका ओमेगा कम होता, तो इस पर फ्रिक्शन इस तरह लगेगा कि इसकी ओमेगा कम होगी और इस पर फ्रिक्शन ऐसा लगेगा कि उसकी ओमेगा बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। मैंने इसको रेस्ट पर ले लिया आसान बनाने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं वो शॉर्टकट मेथड लगा सकता हूं कि मैं एक पॉइंट ढूंढता हूं उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूं? क्या ये काम कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे जहां पे नेट टॉर्क जीरो होगा। बता दीजिए कहां होगा। इसके पहले वाले सवाल में मैंने इस पॉइंट पे लिया था क्योंकि हिंज रिएक्शन जो आ रहा था उसका टॉर्क जीरो हो गया था। ठीक है, टेंशन का टॉर्क भी जीरो हो गया था, इधर टेंशन था, वो जीरो हो गया था। पर यहां पे अगर आप इसको लेते हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं, तो चलिए इसका हिंज रिएक्शन का टॉर्क तो जीरो हो गया पर इसकी हिंज रिएक्शन रह गई। फ्रिक्शन भी चलो जीरो हो गया, इंटरनल हो गया तो, पर इसकी हिंज रिएक्शन रह जाएगी। अगर इसके अबाउट लोगे तो फिर इसकी हिंज रिएक्शन का टॉर्क रह जाएगी, क्योंकि सिस्टम में तो दोनों ले रहे हो ना आप, अकेला तो ले नहीं रहे। अकेला भी लेते तब भी एक फ्रिक्शन का टॉर्क रह जाता है यहाँ पर। तो यही आपको समझना है क्या, कि यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है ना। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। समझ में आया? तो ये चीज तभी लगेगा जब नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं हो रहा। तो ये चीज आप लिख लेना। तो आप लिखोगे डिस्क 1 का चित्र बनाइए, डिस्क 1 का। तो डिस्क 1 का प्रारंभिक ये है, इनिशियल ऐसा है, इनिशियल में यहां क्या है? ओमेगा नॉट। और फाइनल में क्या है? फाइनल में इसकी इधर हो जाएगी ओमेगा 1। ये फाइनल है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिख के दिखाइए। अच्छा, फ्रिक्शन भी देखना पड़ेगा आपको। इसमें फ्रिक्शन इधर लग रहा है, सही है। तो चलिए किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए। किधर मानेंगे पॉजिटिव? बाहर की ओर मान लेते हैं, इस दिशा में पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसका मतलब इसका टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखेंगे? F R1 dt का इंटीग्रेशन। तो टॉर्क हो गया F का टॉर्क, F R1 dt पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू, इसके कारण टॉर्क नेगेटिव होगा, इसके कारण, दोनों के कारण नेगेटिव ओमेगा है, दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, तो माइनस I1 फाइनल ओमेगा 1 माइनस I1 ओमेगा नॉट इनिशियल। ठीक है, तो क्योंकि डिस्क है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको इधर लिख लीजिए, तो M1 R1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखिए, डिस्क 2 को देखिए। डिस्क 2 में फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर।
ठीक है, ओमेगा बाद में ये इनिशियल था, फाइनल आपको यहाँ पे इसी दिशा में ओमेगा 2 मिल जाता है, ये फाइनल है। अच्छा, इसके कारण टॉर्क क्या होगा, एफ आर डी टी, इसी दिशा को मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है, और इसी दिशा में ओमेगा भी मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आई टू ओमेगा 2 माइनस 0। आई टू का मान क्या है, एम टू आर टू स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा 2। समझ में आया? तो इसी इक्वेशन को हल करोगे तो जब आप देखोगे ना इसको ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक इक्वेशन कम पड़ रहा है, तो तीसरी इक्वेशन ये होगी, तब आप सॉल्व कर लेंगे। क्या करोगे, पहले एफ डी टी दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये R2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, या तो डिवाइड कर दो या रिप्लेस कर दो, है ना। तो एफ डी टी का मान क्या होगा, यहाँ से R1 कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ डी टी का मान हो गया, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो R2 को यहाँ से रिप्लेस कीजिए, तो क्या आ जाएगा, M1 R1 बाई 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1, ठीक है, बराबर M2 R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेना, आगे जाके आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या मैंने सिखाया, इसमें ये सिखाया कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, तो आपको फिर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाना होगा, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, गेंद जो है वो घूमते हुए आ रही है ना। अभी तक जो आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें केवल एक गेंद को ऐसे छोड़ दिया जाता था, है ना, और ऐसे नीचे जाता था। अब जो गेंद है ये घूमते हुए जाएगी और नीचे भी जा रही है ऐसे। तो यदि यहाँ जाकर वो गिरता है और ये ग्राउंड जो है उसमें फ्रिक्शन है ना, म्यू इसका घर्षण गुणांक है, ठीक है। ये नीचे गया, तो नीचे जाने के बाद इससे जो टकराने के कारण जो प्रत्यास्था गुणांक है वो है ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ई है, और फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। तो अगर ये नीचे जाता है ऐसे, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, दोनों पूछा जा रहा है, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने बता दिया कितना है, वो है u, ठीक है, u। और इस समय जब ये घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। समझ में आया? तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, और कोलिजन के जस्ट पहले इसकी वेग क्या है, u, इसकी वेग है u। तो अगर घर्षण गुणांक म्यू है और प्रत्यास्था गुणांक e है, तो बताइए कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यदि ये गेंद का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो। और इसको मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऐसा बना देता हूँ, है ना, ठोस गोला, ठोस गोला, ठीक है। अब समझिए, जब ये ग्राउंड को जाके मारेगा, है ना, जब वो ग्राउंड को मारेगा, तो सोचिए फ्रिक्शन यहाँ पे कैसी आएगी, फ्रिक्शन किधर और कैसे, ये मैं समझाना चाहता हूँ। तो जरा ध्यान से देखिए, इसी चित्र को मैं यहाँ बना देता हूँ, इस जगह बना देता हूँ ऐसे। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799। तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक। फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये इधर जाके ग्राउंड को मार रहा है, ग्राउंड उसको इधर वापस मार रहा होगा, तो फ्रिक्शन इस दिशा में होगी,
फिर से समझिए, ऐसे घूमता हुआ ग्राउंड में ऐसे वो स्लिप होना चाह रहा है ना, इधर इधर जाना चाह रहा है, तो ग्राउंड उसको रोकना चाहेगी, तो ग्राउंड इसको फ्रिक्शन इस दिशा में लगाएगी। ठीक, तो घर्षण आपको पता चल गया इधर है, नॉर्मल ऊपर है, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू एन, ये होगी। अब एन किस प्रकार है, ये एक इंपल्सिव फोर्स है ना, आवेगीय बल है, तो इंपल्सिव नॉर्मल होने के कारण इंपल्सिव फ्रिक्शन भी हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो गया। तो इंपल्सिव फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, ये भी एक बदलाव लाएगा। किस में लाएगा बदलाव, दो चीजों में लाएगा। इसके कारण एक लीनियर मोमेंटम भी होगी जो वेग में परिवर्तन देगा, और एक कोणीय आवेग के कारण कोणीय वेग में भी परिवर्तन देगा। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी जो v है वो भी मिलेगा, क्योंकि इस फोर्स ये जो है ये इंपल्सिव फोर्स है, तो ये मोमेंटम भी चेंज करेगा, और इसकी एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगी, तो टॉर्क भी देगा वो, तो टॉर्क भी इंपल्सिव होगा और फोर्स भी इंपल्सिव होगा, दोनों इस फोर्स के कारण होगा। वही हमें सीखना है यहाँ पे, नई चीज क्या सीख रहे हैं, टॉर्क भी इंपल्सिव होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लीनियर वाला, है ना, तो ये बिफोर है, कोलिजन के जस्ट पहले है, कोलिजन के दौरान ये है। कोलिजन के बाद क्या होगा उसको समझते हैं। तो कोलिजन के बाद मान लीजिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐसे, तो कोलिजन के बाद इधर एक वेग है और एक इधर भी वेग आ गया, ये Vx लिख देता हूँ मैं, और ये Vy, ठीक है, और इसका जो ओमेगा है वो परिवर्तित हो चुका है, इसका मान परिवर्तित हो गया है, इसको ओमेगा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर है, आ रहा समझ। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको दोनों ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या क्या, कि इंटीग्रेशन एफ डी टी बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इंटीग्रेशन टाउ डी टी या इसी का एफ आर डी टी इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एफ डी टी क्या होगा, देखिए यही वाला जो फोर्स है वो आपको केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेंज आएगा उसको मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही रिजल्ट डिराइव कर रखा है। क्या होगा ये होगा E टाइम्स, इधर वाला वेलोसिटी कितना है U, तो E टाइम्स U हो गया। अब आपको Vx निकालना है, तो Vx कैसे निकालेंगे, इस दिशा में देखिए बल क्या है, फ्रिक्शन है, तो आप लिखेंगे F dt का इंटीग्रेशन बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इनिशियल 0 है, फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल, तो फाइनल लिखोगे m Vx माइनस 0। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एंगुलर लिख लेते हैं। एंगुलर लिखिए, तो एंगुलर क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन है इधर, ऐसे फ्रिक्शन है इधर, तो आप लिखेंगे एफ आर डी टी। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपने किस दिशा को पॉजिटिव माना है, ऊपर की ओर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मैंने माना, तो ये दोनों ही ऑपोजिट है, तो इन दोनों को माइनस लोगे आप, समझ रहे हो। इसके कारण टॉर्क ऐसे आ रहा है, तो टॉर्क का इंपल्स भी इसी दिशा में होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस फाइनल, ये देखो इस दिशा में है, तो फाइनल क्या लिखोगे, आई ओमेगा, और इनिशियल भी माइनस हो जाएगा, आई ओमेगा नॉट। ठीक है, आइए, तो इसको आप लिखेंगे प्लस हो जाएगा इधर, तो आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ठीक, अब आर को उधर भेज दो और यहाँ से इसकी वैल्यू रख लो, तो क्या आ जाएगा, एम वी एक्स बराबर आर को उधर डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर बाई आर इंटू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। तो यहाँ से आप वी एक्स निकाल लेंगे, लेकिन
ई के मान आपको पता है, ई के टर्म्स आपको वी वाई निकाल लिया, और वी एक्स के लिए आपने क्या किया, ये वाली इक्वेशन लगाई। ठीक, एक सेकेंड थोड़ा और मैं शॉर्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और इसको काट लेते हैं। तो वी एक्स क्या हो गया, 2/5 आर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। तो अभी भी ओमेगा नहीं पता आपको, है ना, और तो वी एक्स भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन और चाहिए। अब वो सुनो कैसे निकालोगे। ये आपने किधर लगाया, केवल हॉरिजॉन्टल में लगाया, ये वाला केवल एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में भी लगाना है आपको। वाई डायरेक्शन में आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, ई यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो ऊपर की दिशा को मान लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मान लीजिए। तो ऊपर पॉजिटिव मानेंगे तो क्या आएगा बताइए, इंटीग्रेशन एन डी टी, ऊपर पॉजिटिव है, इक्वल्स टू फाइनल, फाइनल क्या है, एम ई यू, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो माइनस माइनस यू, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एम यू ई प्लस 1, ये बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो आपने किसको यूज किया, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। ठीक, अब इस n का इस्तेमाल यहां कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिखेंगे ना, ये हो जाएगा म्यू एन डी टी, म्यू को बाहर ले लिया, एम वी एक्स, और इसको क्या लिखोगे, आर उधर भेज चुके थे, तो ये हो जाएगा म्यू बाहर एन डी टी, है ना, म्यू बाहर एन डी टी, आर चला गया इधर, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई बाई आर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो खैर आपको इसको यूज करना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो वी एक्स और यू के टर्म्स में आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, फ्रॉम 1 and 2, एन डी टी का मान यहाँ से रखिए, एन डी टी का मान यही हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, म्यू म्यू इंटू एम यू 1 ई प्लस 1 या 1 प्लस ई, कोई बात नहीं, एक ही बात है, बराबर एम वी एक्स। तो एम और एम कैंसिल हो गए, है ना, तो एक म्यू है और एक यू है, कंफ्यूज मत करना। तो वी एक्स का क्या मान आ गया, म्यू इंटू यू 1 प्लस ई यू इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, ये वी एक्स आ गया, वी एक्स का मान यहां रख देना तो ओमेगा भी आ जाएगा। आ गया समझ। तो ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, दोनों लेना पड़ता है आपको, लीनियर वाला भी इंपल्स मोमेंटम और एंगुलर वाला भी इंपल्स मोमेंटम। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने क्या किया, सारे कंसेप्ट डेवलप कर लिए, है ना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, अल्फा, ओमेगा, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह सब कुछ हमने डेवलप कर लिया। फिर हमने ये सीखा कि हिंज किया रहेगा, अगर किलकित किया रहेगा, किल से लगा रहेगा, तो वहाँ भी एक बल होता है जिसको हिंज रिएक्शन बोलते हैं, और उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने निकालने सीख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मिक्स होंगे। अभी तक जो भी अक्ष था वो फिक्स रहता था, फिक्स एक्सिस रहता था, अब एक्सिस जो फिक्स नहीं रहेगी, अब वो एक्सिस खुली रहेगी, उसका जो कहीं पर फिक्स एक्सिस नहीं रहेगा वो भी चल सकेगा। तो दोनों ही प्रकार का यहाँ पर गति होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन भी रोटेशन भी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है यहाँ पर, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब उसमें वो सारी बातें फिर से आ जाएंगी जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसमें फिर से सीखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम उसमें कैसे लगाते हैं, उसमें टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा कैसे लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, फिर ये एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम उसमें भी कैसे आएगा अगर वो दोनों चीज़ें रहेंगी तो। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि
आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए।